आज हम दीवान गालिब की गज़ल नंबर 105 पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें दो ही शेर हैं जो दीवान में पब्लिश किए गए हैं, लेकिन दोनों ही बड़े खूबसूरत शेर हैं। दिल लगाकर लग गया उनको भी तन्हा बैठना, दिल लगाकर लग गया उनको भी तन्हा बैठना, बारे अपनी बेकसी की हमने पाई दाद यहाँ। हैं ज़वाल आमादा अज़्ज़ा आफरीनश के तमाम, हैं ज़वाल आमादा अज़्ज़ा आफरीनश के तमाम, महर गर्दू है चरागे रह गुज़रे बादियाँ। पहला शेर है कि दिल लगा कर लग गया उनको भी तन्हा बैठना, बारे अपनी बेकसी की हमने पाई दाद यहाँ। तो गालिब साहब जिस खूबसूरत महबूब से इश्क करते हैं, उसको भी किसी से इश्क हो गया है। तो कहते हैं कि दिल लगा कर लग गया उनको भी तन्हा बैठना, तो अब उसको भी तन्हाई का रोग लग गया है, वो भी तन्हा बैठ के दुखी रहती है। तो इश्क का कारोबार ही ऐसा है, जिसको ये इश्क का रोग लगता है उसको फिर तन्हाई का गम सहना पड़ता है। तो गालिब साहब को अपने इश्क का कोई रिस्पांस नहीं मिलता था उस महबूबा से, अब उसको किसी से इश्क हो गया है, तो शायद उसको भी अपने महबूब से जो वो रिस्पांस चाहती है, प्यार चाहती है, वो नहीं मिल रहा, तो वो अब तन्हाई में बैठ के गम सहती है। और दूसरी लाइन में कहते हैं बारे अपनी बेकसी की हमने पाई दादियाँ। बारे का मतलब है फाइनली, आखिरकार। बेकसी का मतलब है यहाँ पे मजबूरी, अकेलापन। और किसी चीज़ का दाद पाने का मतलब होता है किसी चीज़ की तारीफ़ पाना, लेकिन यहाँ पे मतलब है आपको जस्टिस मिला है, किसी चीज़ का इंसाफ आपको मिला है, या आपको बदला मिला है किसी चीज़ का। तो कहते हैं बारे अपनी बेकसी की हमने पाई दाद यहाँ, कि आखिरकार मेरी बेकसी को यहाँ पे दाद मिली है, उसको ये बदला मिला है या उसको ये इंसाफ मिला है। या तो मतलब बेकसी का इंसाफ करने का मतलब, को इंसाफ मिलने का मतलब यही है कि जिसने आपको बेकस बनाया था वो खुद बेकस बन गया है, वो खुद अब तन्हा रहता है और तन्हाई का दुख सहता है। जैसा मैंने कहा, इश्क का कारोबार ही ऐसा है। तो कहते हैं दिल लगा कर लग गया उनको भी तन्हा बैठना, बारे अपनी बेकसी की हमने पाई दाद यहाँ। एक दो और शायरों के शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ जो इससे मिलते जुलते हैं और बड़े खूबसूरत शेर हैं। मोमिन खां मोमिन ने कहा है कि रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह, रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह, अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह, कि मेरी तरह आपका दिल भी कहीं अटकेगा, आपको इश्क होगा, तो मेरी तरह आप भी बैठ के रोया करेंगे। मीर तकी मीर साहब कहते हैं कि हम ना कहा करते थे तुमसे दिल ना किसी से लगाओ तुम, हम ना कहा करते थे तुमसे दिल ना किसी से लगाओ तुम, जी देना पड़ता है उसमें ऐसा ना हो पछताओ तुम। कि हम कहते नहीं थे, तेरे को वार्न नहीं करते थे कि किसी से दिल नहीं लगाना, इसके अंदर अपनी दिलो जान गंवानी पड़ती है, ऐसा ना हो कि तुम पछताओ। और शायद वो दिल लगा बैठी है, इसलिए अब वो पछता रही है। अगला शेर देखें कि हैं ज़वाल आमादा अज़्ज़ा आफरीनश के तमाम, हैं ज़वाल आमादा अज़्ज़ा आफरीनश के तमाम, महर गर्दूं है चरागे रह गुज़रे बादियाँ। ज़वाल का मतलब होता है अंग्रेज़ी में जिसको डिक्लाइन कहेंगे, डीके कहेंगे, बर्बादी, घटाव, पस्ती, तबाही। या और ज़वाल आमादा का मतलब है बेंट ऑन डिक्लाइन और डिके, या कि आप डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, आपके नेचर में ही ऐसा है कि आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं या ख़त्म होने की तरफ जा रहे हैं, जाने पे आमादा हैं आप। या यू आर इंसिस्टिंग और यू आर हेल बेंट ऑन गोइंग टूवर्ड्स डिके और डिक्लाइन। और अज़्ज़ा आफरीनश के तमाम, इसका मतलब है कि इस पूरी कायनात, इस पूरी क्रिएशन के सारे पार्ट्स। या सो ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ दिस क्रिएशन, चांद, तारे, धरती, सारे प्लैनेट्स, वो सब आप कंसिडर कर सकते हैं। तो कहते हैं ज़वाल आमादा अज़्ज़ा आफरीनश के तमाम, कि इस पूरी कायनात के जो पार्ट्स हैं वो ज़वाल पे आमादा है, या उनके नेचर के अंदर ही है कि वो डिक्लाइन और डिस्ट्रक्शन की तरफ जाने लग जाते हैं और चले जाते हैं इवेंचुअली। और दूसरी लाइन में कहते हैं महर गर्दूं, महर गर्दूं का मतलब है सिलेस्टियल सन, या सूरज के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। महर गर्दूं है चरागे रह गुज़रे बाद, या चरागे रह गुज़रे बाद का मतलब है कोई ऐसा रास्ता जिसके ऊपर हवा चल रही हो और उस रास्ते में अगर चराग जलाया गया हो, तो उसको कहेंगे चरागे रह गुज़रे बाद, या हवा के रास्ते के अंदर चराग जो जलाया गया हो। तो वो जो चराग जहाँ जला होगा, अगर हवा चल रही होगी तो वो चिराग कभी भी बुझ सकता है, राइट।
उसका इवेंचुअली रिज़ल्ट यही निकलेगा कि वो बुझ जाएगा। तो दूसरी लाइन में वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो महरे गर्दूं है, जो सूरज है, जो कि इतनी बड़ी एंटिटी है हमारी कायनात की, राइट, पूरी दुनिया को वो चलाता है, वो उसको भी हमेशा डर रहता है, उसको भी हमेशा ये खतरा रहता है कि वो बुझ जाएगा। वो इस तरह से है जैसे कि किसी हवा के रास्ते में चिराग जलाया गया हो, इवेंचुअली वो भी बुझ जाएगा। तो अगर आपने साइंस की क्लास में एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो मुझे उससे मिलता जुलता ये शेयर लगता है। इवेंचुअली उनका कहने का मतलब ये है कि ऑल पार्ट्स ऑफ द क्रिएशन आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स डिके, कि ये पूरी क्रिएशन जो है अल्टीमेटली इसका एंड रिजल्ट यही है कि ये बर्बाद हो जाएगी, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, राइट। सो इट्स हैज़ ए शॉर्ट शेल्फ लाइफ, और क्रिएशन के हर एक पार्ट के अंदर ये इनहेरेंट उसका नेचर है कि वो डिस्ट्रक्शन की तरफ आस्ता आस्ता चलता जाता है, उसके ऊपर आमादा हो जाता है। तो क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें आप, ह्यूमन बींग्स के पर्सपेक्टिव से भी देख ले, इसको पढ़ सकते हैं कि इवेंचुअली ह्यूमन बींग्स जो हैं बाज नहीं आते एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ करके अपनी सिविलाइजेशन को और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को बर्बाद कर देते हैं इवेंचुअली। तो शायद ये पूरी कायनात के नेचर के अंदर ही है ज़वाल आमादा अज़्ज़ा आफरी नश्के तमाम, महरे गर्दूं है चरागे रह गुज़रे बादियाँ। तो ये तो थे दोनों शेर, बड़े खूबसूरत शेर लगे मुझे भी। तो आई होप यू एंजॉयड देम आल्सो। थैंक यू।